गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आयुषी और आज है 19 जून के करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हमारे क्वेश्चंस की तरफ। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है स्टैनडर्ड गैस्ट्रोनॉमी डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो स्टैनडर्ड गैस्ट्रोनॉमी जो डे है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है 18 जून को मनाया जाता है स्टैनडर्ड गैस्ट्रोनॉमी डे। तो यहाँ हमें ये जानना है कि जो गैस्ट्रोनॉमी डे क्या होता है, गैस्ट्रोनॉमी का क्या अर्थ होता है। तो इसके हम थोड़ी सी डिटेल जान। जो गैस्ट्रोनॉमी का अर्थ होता है वो ये होता है कि अच्छा भोजन चुनने, पकाने और खाने का अभ्यास या कला करना ही गैस्ट्रोनॉमी कहलाता है। और ये जो डे है ये 18 जून को मनाया जाता है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि जो स्टैनडर्ड गैस्ट्रोनॉमी है इस बात को ध्यान में रखता है कि सामग्री कहाँ से है, भोजन कैसे उगाया जाता है और ये हमारे बाज़ारों और अंततः हमारे प्लेटों पर कैसे पहुंचता है। तो अगर गैस्ट्रोनॉमी का अर्थ पूछा जाए तो यही है कि अच्छा भोजन चुनना, पकाना और उसे खाने का अभ्यास या कला ही गैस्ट्रोनॉमी होता है। और स्टैंडअलोन गैस्ट्रोनॉमी का मतलब है कि वो ये बात ध्यान में रखते हैं कि भोजन कैसे उगाया जाता है, कहाँ से, बाज़ारों में कहाँ से आता है, अंततः वो हमारी प्लेटों पर कैसे पहुंचता है। और ये जो डे है ये मनाया जाता है 18 जून को। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा ऑस्ट्रिच प्राइड डे कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रिच प्राइड डे जो है वो 18 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी को भी जो है ऑस्ट्रिच प्राइड डे मनाया जाता है। तो इसके हम थोड़े से ऑस्ट्रिच प्राइड डे से मतलब है कि ऑटिज्म बीमारी से रिलेटेड है ये डे। ऑटिज्म बीमारी जो होती है एक प्रकार की मानसिक बीमारी होती है, एक मेंटल डिसऑर्डर्स होता है जिसमें रोगी के बचपन से ही परिवार, समाज वो बाहरी माहौल से जुड़ने की क्षमताओं को जो है वो गवा देता है। मतलब वो बाहरी माहौल में निकलना या उनके साथ किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट करना वो नहीं कर पाता इस बीमारी में। तो लोगों में ऑटिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करनी और ऑटिज्म जो ऑटिस्टिक लोग होते हैं उनके लिए गर्व के महत्व और व्यापक समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में इसकी भूमिका को पहचानने के लिए जो है हर साल 18 जून को जो है ऑटिस्टिक प्राइड डे जो है मनाया जाता है। तो ऑटिस्ट प्राइड डे जो अगर पूछा जाए कि पहली बार कब मनाया गया था तो कब से इसकी शुरुआत हुई थी, तो 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। और वो कहाँ से हुई थी, तो एस्पीस फॉर फ्रीडम नामक संगठन की पहल पर मनाया गया था। ये जो इन्होंने पहल की थी, एस्पीस फॉर फ्रीडम नामक एक संगठन था जिन्होंने पहल की थी ऑटिज्म के बारे में 2005 में। तो ब्राज़ील में 2005 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, प्राइड डे पहली बार मनाया गया था। और इसमें सिर्फ यही है कि जो ऑटिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करना है और जो ऐसे प्रकार के लोग होते हैं जो ऑटिज्म बीमारी से ग्रसित होते हैं उन लोगों को ये फील कराना कि सकारात्मक बदलाव लाने की उनके अंदर कोशिश करना और उनकी भूमिका को पहचानने में उनकी मदद करवाना और उन्हें गर्व महत्व कराना। मतलब उन्हें इस प्रकार से निराशा की भावना नहीं दिखाना है हमें। तो ये डे जो है इन्हीं लोगों के लिए मनाया जाता है। तो ये डे जो है हर साल जो है 18 जून को मनाया जाता है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और स्कोर बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। राजस्थान सरकार ने जो है वैदिक शिक्षा और स्कोर बोर्ड की स्थापना करने की जो है घोषणा की है। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने वैदिक शिक्षा का और स्कोर बोर्ड स्थापित करने की जो है घोषणा की है। तो संस्कृत शिक्षा के जो राज्य मंत्री है सुभाष गर्ग, जो मतलब राजस्थान में संस्कृत शिक्षा के राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, उन्होंने कहा है कि संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए राजस्थान सरकार जो है जल्द ही एक वैदिक शिक्षा का गठन करेगी और अगले 4 से 5 महीनों में बोर्ड के गठन की जो है वो संभावना है। तो इन्होंने कहा है कि हमें जो है जो राज्य है वहाँ संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करना है। तो इसके लिए जो है वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड जो है स्थापित किए जाएंगे। ये राजस्थान सरकार के संस्कृत शिक्षा और राज्य मंत्री जो थे सुभाष गर्ग का कहना है। यहाँ अगर हम राजस्थान की बात करें तो गवर्नर जो है यहाँ के कालराज मिश्रा है। पॉपुलेशन जो है वो 6.89 करोड़ है और जो कैपिटल है यहाँ की वो जयपुर है। अगर हम मैप में देखें तो ये है राजस्थान। एक मिनट, ये है राजस्थान
और इसकी अगर हम इंटरनेशनल सीमा की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है पाकिस्तान से लग रही है। और राष्ट्रीय मतलब नेशनल सीमाओं की बात करें हम, नेशनल लाइन जो उसकी लगती है, तो वो लग रही है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और ये गुजरात, इतने राज्यों से जो है इसकी राष्ट्रीय सीमा लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा लगती है वो केवल पाकिस्तान के साथ लगती है, राजस्थान की। और अगर ये भी है कि जो राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे पहला देश है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे आगे देश है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान आएगा। और अगर पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश आएगा। यहाँ देश की बात नहीं हो रही, यहाँ राज्यों की बात हो रही है। तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि हाल ही में किस दो देशों ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है यूके और ऑस्ट्रेलिया ने अभी जो है एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता जो था उस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जो ये इनका समझौता था वो था एफटी है ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के लिए दोनों देशों में बने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादकों की एक श्रृंखला के साथ साथ व्यवसाय और श्रमिकों के लिए अधिक पहुंच के साथ ही ये सौदा है जो सभी आर्थिक विकास और दोनों देशों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी। तो ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता से मतलब यही है कि यूके के लोग ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया के लोग यूके में बिना किसी झगड़े की या किसी भी चीज़ के जो है जो आराम से व्यापार कर पाएंगे, इन्हें किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो यही है ऐतिहासिक मुफ्त व्यापार समझौता, जिसे हम कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता जिन्होंने ये समझौते पर जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे वो दो देश जो थे वो है यूके और ऑस्ट्रेलिया। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। तो पहला जो इंडिया का लकड़ी का उपग्रह होगा, जो वुड सैटेलाइट होगा, वो जो इन्होंने लॉन्च करने की घोषणा की, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। इन्होंने कहा है कि हम दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेंगे। तो जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है मतलब ESA ने वर्ष 2021 के अंत तक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह WACSA मतलब वीज़ा वुडसैट को जो है पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है। और इस उपग्रह को रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट पर न्यूजीलैंड में माहिया प्रायद्वीपीय लॉन्च कॉम्प्लेक्स से जो है लॉन्च किया जाएगा। तो इस रॉकेट को किस चीज़ से लॉन्च किया जाएगा, तो इसे जो है माहिया प्रायद्वीपीय लॉन्च कॉम्प्लेक्स से जो है लॉन्च किया जाएगा ये उपग्रह को। और रॉकेट लैब जो इलेक्ट्रॉन रॉकेट पर है न्यूजीलैंड में है, ये यहाँ से होगा। और इस सैटेलाइट को फिनलैंड में डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। जो ये वीज़ा वुडसैट है इससे जो डिज़ाइन किया गया है, तो इसे फिनलैंड में डिज़ाइन किया गया है और निर्मित भी वही किया गया है इस सैटेलाइट को, इस उपग्रह को। तो अगर हम यूरोपीय स्पेस एजेंसी की बात करें तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 22 मेंबर स्टेट्स। 22 मेंबर है इसमें, 22 मेंबर स्टेट्स के हैं इसमें। और ये जो है एक प्रकार की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस के पेरिस में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 मई 1975 मतलब 13 मई 1975 में हुई थी यूरोप में। तो इसमें याद रखने वाली बात यही है, मतलब ये अंतरिक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन से आते ही हैं। तो इसमें याद रखें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जो है भेजने की घोषणा की है। तो पहली चीज़ जो भी होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। और इसका जो नाम है वो वीज़ा वुडसैट है। और उस सैटेलाइट की जो अगर आप बात करें कि कहाँ पे बना है, तो ये सैटेलाइट जो है फिनलैंड में डिज़ाइन किया गया है, वही निर्मित किया गया है। और पृथ्वी की कक्षा में इसे कैसे भेजा जाएगा, तो पृथ्वी की कक्षा में इसे न्यूजीलैंड में माहिया प्रायद्वीपीय लॉन्च कॉम्प्लेक्स से जो है लॉन्च किया जाएगा। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा आज का कि
स्विस ब्रोकरेज यूबीसी सिक्योरिटीज़ इंडिया द्वारा 17 जून 2021 को जारी की गई रिपोर्ट में जून 2021 की तिमाही में भारत की आर्थिक गतिविधियों में औसतन कितने फीसदी की गिरावट आई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है 12% की गिरावट आई है। तो स्विस ब्रोकरेज यूबीएस मतलब सिक्योरिटी इंडिया द्वारा 17 जून 2021 को जारी रिपोर्ट में जून 2021 की तिमाही में भारत की आर्थिक गतिविधियों में औसतन 12% की गिरावट आई है। तो स्विस ब्रोकरेज की अर्थशास्त्री है तन्वी गुप्ता जैन। इसमें याद रखने वाली बात है, स्विस ब्रोकरेज की अपनी एक अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिक्स है, उसका नाम है तन्वी गुप्ता जैन, और इन्होंने कहा है कि यूबीएस इंडिया गतिविधि संकेतकों के आंकड़ों से यह पता चलता है कि जून 2021 की तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में औसतन 12% का संकुचन हुआ है, जबकि जून 2020 की तिमाही में यह संकुचन 23.9% था। तो इससे आप ध्यान रखिएगा और एक बार फिर से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ कौन सा टीका प्रभावशाली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है स्पुतनिक वी जो है डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ एक सबसे ही प्रभावशाली टीका है। तो डेल्टा वेरिएंट जिसे कि खोज सबसे पहले अगर जब देखा गया था तो भारत में पहचाना गया था डेल्टा वेरिएंट, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा चौथी वेरिएंट ऑफ कंसर्न के तौर पर सूचीबद्ध किया गया था इसे। मतलब पहले 3 वेरिएंट हमें मिल गए थे और जो चौथा वेरिएंट था वो हमें मिला था स्पुतनिक वी, और ये पहली बार जहाँ मिला था वो था भारत। और कह सकते हैं कि डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ जब हमें एक टीके की खोज की गई तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली टीका हमें क्या मिला? स्पुतनिक वी मिला है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस देश में ट्विटर ने अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षी को खो दी है? तो जो ट्विटर है इन्होंने अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षी जो थी वो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है भारत है। भारत देश में ट्विटर ने जो है अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा को जो है खो दिया है। तो भारत में देश में जो है ट्विटर ने अपने सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षी को खो दिया है। मतलब अभी जो आईटी कंपनियों के कुछ रूल्स निकले थे कि आपको अपनी ही सारी ऐप पर जो है जो भी सोशल मीडिया होगी वहाँ पे एक नोडल अधिकारी, एक शिकायत अधिकारी को नियुक्त करना होगा। तो ये ही शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ट्विटर था उन्होंने उनकी इस बात को नहीं माना, मतलब जब उनकी टाइम लिमिट ख़त्म होगी तब तक भी इस बात को नहीं माना है। इस वजह से जो है भारत देश में ट्विटर ने अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षी को जो है खो दिया है। तो इसकी बात करें तो सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी जो थी ट्विटर ने भारत सरकार के नए आईटी नियमों के अनुसार वैधानिक अधिकारियों की नियुक्ति में विफलता के कारण भारत में अपनी सुरक्षित बंदरगाह स्थल प्रतिरक्षा को खो दिया। इसका मतलब यह है कि ट्विटर को अब आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत मतलब 79 के तहत संरक्षित नहीं किया जा सकता, और अब इसके शीर्ष अधिकारी अपने मंच पर सभी किस्म की सामग्रियों के लिए उत्तरदायी होंगे। जो भी भड़काऊ माना जाएगा जो कि भड़काऊ माना जाता है या प्रकृति में गैरकानूनी माना जाता है। भारत में ट्विटर पिछले कई महीनों से अपनी विवादास्पद नीतियों और गतिविधियों के कारण भारत सरकार और जनता के बीच विवाद का मुद्दा बना हुआ है। अब जो कुछ भी होगा, इन्होंने नई बात मानी थी आईटी नियमों की, तो अब जो कुछ भी उसमें अच्छा या बुरा उनकी ऐप में होता है उसके लिए ज़िम्मेदार उसके खुद के अपने अधिकारी होंगे। और जितनी भी भड़काऊ चीज़ जिसे जो है भड़काऊ माना जाएगा, मतलब उन्हें आईटी नियमों को फॉलो करना चाहिए था। उन्हें अपना नोडल अधिकारी एक शिकायतकर्ता नियुक्त करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस वजह से भारत में जो है ट्विटर ने अपने सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षी को जो है खो दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013 तक कितनी खरब भूमि को जो है बहाल करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है 26 मिलियन हेक्टेयर की जो भूमि है उस खराब भूमि को उन्होंने बहाल करने की जो है घोषणा करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत का जो लक्ष्य वर्ष रखा है वो 2030 तक
26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करने का लक्ष्य रखा है, और ताकि जो है 2.5 से 0.3 मिलियन मतलब 3 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन कमी प्राप्त की जा सके। मतलब उनका लक्ष्य ये है कि जो 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर जो है अतिरिक्त कार्बन की कमी को हम प्राप्त किया जा सकते। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसे भारत सरकार ने भारत के WTO मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आशीष चांद्रोकर को जो है नियुक्त किया है WTO मिशन में। तो भारत सरकार ने भारत के WTO मिशन मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिशन में जो निदेशक के रूप में आशीष चांद्रोकर को नियुक्त किया है, और भारत सरकार ने एक निजी व्यक्ति आशीष चांद्रोकर को विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में 3 साल के लिए जो है काउंसलर नियुक्त किया गया है। मिशन में पहली बार ऐसी निजी व्यक्ति को, एक प्राइवेट पर्सन को जो है नियुक्त किया गया है। चांदोरकर जो क्या है, तो इसके बारे में पढ़े कि चांदोरकर क्या है। तो चांदोरकर कौन है? तो चांदोरकर बेंगलुरु में स्थित पॉलिसी थिंक टैंक स्पाई फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक है, और हाल ही में इन्हें जो है भारत सरकार ने भारत के WTO मिशन के निदेशक में रूप में नियुक्त किया है। तो WTO मिशन मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में है, और मेंबरशिप पे 164 मेंबर स्टेट्स के हैं, और फाउंडेड है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1995, और डायरेक्टर जनरल जो है वो नागोजी ओकोंजो लेवला है। इसमें ध्यान रखिएगा। WTA का फुल फॉर्म आता है तो आप लिख सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTA, और इसकी जो निदेशक है 3 साल के लिए काउंसलर के रूप में वो है आशीष चांदोरकर। और कुछ इस प्रकार का सिंबल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, आप ये देख सकते हैं रेड ब्लू ग्रीन, फिर रेड ब्लू ग्रीन, जो पट्टी आपको दिख रही है, लाइंस दिख रही है कुछ इस टाइप। क्वेश्चन नंबर 11 ही आज का हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नहीं है। तो स्टेट बैंक और सरप्लस क्वेश्चन हमारा है, स्टेट बैंक सरप्लस ट्रांसफर के शेयर में भारत के कौन से स्थान पर है? तो सेंट्रल बैंक को सरप्लस ट्रांसफ़र के शेयर के रूप में भारत जो है वो सेकेंड पोजीशन पर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है दूसरे स्थान पर है भारत। सेंट्रल बैंक और सरप्लस ट्रांसफ़र शेयर में भारत सेकेंड पोजीशन पे है, मतलब, और जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो है तुर्की की पोजीशन फर्स्ट रहेगी, और सेकेंड पोजीशन पूछी जाए आपसे तो भारत है। तो इसमें जो जिस कोई भी चीज़ की पोजीशन होती है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फर्स्ट हमें पता है तुर्की, सेकंड हमें पता है भारत। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफ़र की, तो वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए सकल घरेलू उत्पादन की जो मतलब जो GDP थी कि प्रतिशत के रूप में सरकार को हस्तांतरित भंडारण के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक दूसरे स्थान पर था। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें भारतीय रिजर्व बैंक दूसरे स्थान पर था, तो मतलब भारत जो है, भारत का जो बैंक है वो सेकेंड पोजीशन पर था वित्तीय वर्ष 2021 के सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत में। सरकार के हस्तांतरित भंडार के मामले में जो है भारत सेकेंड पोजीशन पे था। तो RBI ने FY21 मतलब से होता है वित्तीय वर्ष 2021, मतलब फाइनेंशियल ईयर, FY का फुल फॉर्म होगा फाइनेंशियल ईयर, आप कंफ्यूज मत होइएगा, के लिए सरकार को जो है 99,122 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित किया है, जो कि 2019 और 20 के भुगतान में किए गए 57,128 करोड़ रुपए से 73% अधिक है। RBI द्वारा हस्तांतरित अधिशेष सकल घरेलू उत्पाद का 0.44%, जबकि गणराज्य के सेंट्रल बैंक का सकल घरेलू उत्पादन कितना है? 0.5% है। तो बस इसमें हमें यही याद रखना है कि जो सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफ़र में भारत जो है, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो सेकेंड पोजीशन पर है, और जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो तुर्की है। तो आज की हमारी वीडियो यही एंड होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके फ्री PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।